हेलो फ्यूचर सीएस, एमसीक्यू बुकलेट का पार्ट 2 आ चुका है। मैंने पार्ट 1 में 20 केस स्टडीज कवर करी थी और वो एकदम फास्टेस्ट कर रही थी। 1.5 आवर्स में 20 केस स्टडी हो गई थी और यहाँ पे भी मैं ये 1 आवर से लेके 1.15 आवर्स तक यानी कि 1 सवा घंटे के अंदर अंदर पार्ट 2 भी कवर करूंगा। बाकी की 15 केस स्टडीज भी कवर हो जाएंगी, तो आपकी टोटल केस स्टडीज 2.5 से 3 घंटे के बीच में पूरी केस स्टडी बुकलेट सॉल्व हो जाएगी। और तो और एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और आपकी एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये मैंने पार्ट 1 में भी कवर किया था सारी चीजें। तो अब बस एक चीज और बताना चाहूंगा, जैन 26 के अटेम्प्ट में ये पूरी केस स्टडी से एज इट इज उठा के डिजिट्स भी सेम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 10 एमसीक्यूज आए थे। तो और तो और ना, मैंने देखा है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी केस स्टडी से कम से कम 5 से 10 एमसीक्यूज आते ही आते हैं, यानी आप 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे देखे किसी भी एमसीक्यू बुकलेट को। लेकिन हाँ, 3 घंटे में अकेले नहीं होगा, आपको किसी न किसी की असिस्टेंस चाहिए होगी। तो सीएफएल डायरेक्ट टैक्स की असिस्टेंस के लिए आ गया है सीएफ पर सिंगल। केस स्टडी नंबर 21 पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 21 आप देखोगे ना, तो ये शिपिंग कंपनी है और यहाँ पे आपका टनेज टैक्स स्कीम आ रही है। तो टनेज टैक्स स्कीम में सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो याद रखने में होती है डेली इनकम का आपका स्लैब रेट्स। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी छोटी सी, जब मैं पढ़ रहा था। वही ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन उस ट्रिक में उतना ही लॉजिक है जितना इस स्लैब रेट में है। ठीक है, बता देता हूं एक बार, याद करने के लिए रिपीट करके देखते रहना। ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, अप टू 1000 टन के लिए हमारी इनकम कितनी है, 70 पर 100 टन। ये डेली इनकम है। ठीक है, अब 1000 तक 70 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पहले डिजिट लेंगे, इसकी पहले डिजिट लेंगे 17। 70 में से 17 माइनस करेंगे तो 53 आएगा। अब ये कहां तक है, ये 10,000 टन तक है, यानी कि 1000 से ऊपर और 10,000 टन तक हमारी 53 पर 100 टन होगी। अब इसमें भी हमें यही करना है, इसमें हमें 2 डिजिट लेनी है, एक ही वाली 11 लेंगे। 53 में से 11 माइनस करेंगे, हमारा 42 आ जाएगा। ओके, और ये कहां तक है, ये 25,000 टन तक है। 25,000 टन के ऊपर के निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी पहले डिजिट लेंगे और इसकी भी पहले डिजिट लेंगे, लेकिन ये इसके बाद एक और डिजिट भी है, तो ये हमने मान लिया 12 नहीं है, ये 2.5 है और ये बन रहा है 12.5। 12.5 का यहाँ पे देखो क्या है, 125, ये 2.5 है तो 12.5 बन गया। इसको हम राउंड फिगर करेंगे 13, तो यहाँ पे 42 में से हम 13 माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा। बस मैंने वही कहा था ना, उतना ही लॉजिक है जितना इस स्लैब में है, बट कैसे ना कैसे करके याद करना था। मैंने ये जैसे तैसे करके बनाई थी, आपके साथ शेयर करिए, इसलिए आपको ऐसे याद हो ठीक है, वरना जैसे हो वैसे करिए। बट अगर ये ट्रिक आपको ठीक लगती है, रिपीट करके आप सुन लो, एक दो बार सुनोगे याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है, ये क्वेश्चन बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू में पूछता है कि टनेज स्कीम के हिसाब से बीएमटी का कितना टैक्स बनेगा, कितना इनकम बनेगी सेक्शन में। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, कहानी सुनते हैं। कहानी बोलता है बीएमटी रेजिडेंट है और इसके 3 वेसल्स हैं जिसमें से 2 क्वालिफाइंग है, उनके इन्होंने कैपेसिटी दे रखी है। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 में करना है। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे केजीज तो हमें देखो इग्नोर ही करके चलेंगे, नियरेस्ट 100 में कोई मतलब नहीं है इनका। अब 33,840 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो 33,800 बनेगा। अब 33,800 के लिए हम यहाँ पे डेली इनकम देख लेते हैं कितनी आती है। यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे 700 आएगा। 9,000 टन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 4,770 आएगा। यहाँ पे आप 15,000 टन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे 42 के अकॉर्डिंग तो 6,300 आएगा। अब 25,000 से ऊपर कितना आया, 13,800 यूनिट्स है। अकॉर्डिंगली 29 पर 100 टन लेके करोगे तो 2,552 आएगा। इसका टोटल बनेगा 14,322। ये चीज के लिए ना आपको एक बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इतना आएगा। इसमें ये डेली की है, पूरे साल की कितनी करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर देगा नहीं, जितने डेज वो ऑपरेट हुआ है। ठीक है, ऑपरेट कितना हुआ है, 212 डेज हुआ है ये वाला शिप, तो हम 212 डेज से ही मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी इनकम आएगी 30,36,264। ऐसे ही हम सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 25,000 बनेगा। 25,000 को भी ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखो 25,000 में हमें आगे का तो यहाँ पे देखना ही नहीं, ये तो नील हो गया, इतना ये सेम सेम ही रहेगा। इसको सम करेंगे तो 11,770 आएगा। और ये कितने दिन चला है, ये वाली ऑपरेट हुई है 347 डेज, तो ये इतनी ऑपरेट हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे 40,84,190 आ जाएगा। इन दोनों शिप का टोटल करेंगे तो ये 71,20,454 आ जाएगा। अब इसमें आप कहोगे कि ये तो 3 शिप बोली थी इन्होंने, 3 में से 2 तो क्वालिफाइंग थी, वो हमने यहाँ पे ले ली है ना, लेकिन तीसरी शिप की इनकम, उसके बारे में भी आगे इन्होंने थोड़ी डिटेल्स दी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे इस सेक्शन के अंडर की इनकम पूछी है, यानी कि सिर्फ टनेज इनकम पूछी है इन्होंने 30 वाले की पूछी ही नहीं है। तो हम अपना आंसर जो ऊपर ने कैलकुलेट किया था वही दे देंगे। ओके, नेक्स्ट में पूछता है डब्ल्यूडीवी बताओ क्वालिफाइंग शिप्स की टैक्स पर्पस के लिए। ठीक है, डब्ल्यूडीवी के बारे में इसने यहाँ पे दे रखा है। ये बोलता है कि डब्ल्यूडीवी जो है ना, वो टैक्स पर्पस से टोटल तो 1200 है तीनों शिप की, तो यानी कि क्या करें, 1200 डिवाइड बाय 3 कर दें
और फिर उसके बाद 400 पर शिप इंटू 2 क्वालिफाइंग है तो 800 आंसर दे दे क्या? नहीं, यहाँ पे हमें बोल रखा है बुक्स की भी बताइए, बुक्स में क्वालिफाइंग 1-2 का टोटल जो बन रहा है वो है 850, थर्ड की बुक्स में है 230, तो ये टोटल जो आएगा ये बुक्स में आ रही है हमारी 1080। अब हमें 1080 को प्रोपोर्शनेटली 1200 पे लेके जाना है टैक्स पर्पस के लिए, तो यानी कि 1080 जितने परसेंटेज से बढ़ेगा उतने परसेंटेज से हमें 850 को बढ़ाना है, तो हमें 850 का भी पता चल जाएगा टैक्स पर्पस से कितना हमारा WDV है, वही आंसर में पूछा है। तो कैसे करेंगे, 850 आउट ऑफ 1080 कितना परसेंट बनता है उतना ही हम इसमें देंगे प्रोपोर्शन, तो मल्टीप्लाई किया हमने 1200 से, 850 डिवाइड बाय 1080, ये हमारा परसेंटेज आ गया कि क्वालिफाइंग शिप कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है पूरे WDV का एज पर बुक्स, और वो बुक्स की WDV को हम के साथ वो रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से जो कि हमारी टैक्स पर्पस से WDV दी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 944.44, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद बोलता है मिनिमम रिजर्व कितना बनाना है 115 VT में। ओके, मिनिमम रिजर्व के बारे में आपको पता होगा, बुक प्रॉफिट का 20% बनाना होता है। यहाँ पे बुक प्रॉफिट हमें दिया है 100 लाख, उसका 20% यानी कि 20 लाख का हमें ये ट्रांसफर करना चाहिए था, मिनिमम रिजर्व बनाना चाहिए था, तो 20 लाख से हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें आगे बोला था कि 20 लाख में से सिर्फ 15 लाख ही इन्होंने उस रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी, क्या हुआ 20 करना था, यहाँ पे निकाला ना, उसमें से 15 बना दिया, तो यानी कि शॉर्ट कितने लैक्स है 5 लैक्स है। अब 5 लैक्स जो शॉर्ट है उसमें इतना ही परसेंटेज जो है टैक्सेबल होगा, कैसे 5 लाख शॉर्ट है और हमारे बनाना तो 20 था, तो यानी कि 25% ऑफ इनकम हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। कितनी इनकम, क्या ये कहां से आया 70 और 14, ये आया यहाँ से, देखो कोर एक्टिविटी से बोला है 70 लाख कमाया, इंसिडेंटल एक्टिविटी से बोला है 14 लाख कमाया, तो जब इसने 70 और 14 इंसिडेंटल एक्टिविटी यानी इन्हीं चीजों से कमाया है यहाँ से, तो इसी को तो हमें एग्जाम्प्ट करना था ना। हम यहाँ पे ये क्यों कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि ये वाली टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन इसने ट्रांसफर किया नहीं, कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो इसका 25% यानी कि जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 25% ऑफ 70 और 14 84 का 25% यानी कि 21 लाख हमारा फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा इस सेक्शन मतलब यहाँ पे वायलेशन की वजह से, तो ये कितना है, यस टैक्सेबल है 21 लाख। ओके, आगे का पूछता है इनकम कितनी कंप्यूट होगी 44B में। अभी 44B कहां से आ गया भाई, ये दूसरी कंपनी है LMN है, ठीक है, LMN की थोड़ी सी कहानी दी है उन्होंने बस यहाँ से। LMN एक इसका आपको पता चलेगा ये NR है, पोएम आउटसाइड इंडिया है। अब NR के ऊपर 44B लगता है जिसमें बोलता है फ्रेट का 7.5% इनकम मान लिया जाएगा। ओके, अब फ्रेट कौन सा, जो फ्रेट मिला है, जो गुड जो शिप्स हमारी इंडिया में आई है उसका पूरा फ्रेट, और जो शिप इंडिया के बाहर कहीं गई है लेकिन उसका जो रेम्युनरेशन है, मनी है, वो इंडिया में रिसीव हुआ है, तो वो टैक्सेबल होगा। यानी कि ये शिप तो इंडिया में ही आई है तो इसका तो चाहे पैसे कहीं भी मिले हो, ये हमारा पूरा टैक्सेबल होगा। ये शिप बाहर गई है तो यहाँ पर रिसीव बेसिस पे देखेंगे, रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल होगा, आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल होगा। अभी 630 टोटल रखा है, इसमें से सिंपल हमारा 100 ही तो नहीं होना, ऊपर के तो ये दोनों अमाउंट और ये वाला 3 अमाउंट ऐड होने हैं, तो हम 630 में से 100 माइनस कर देंगे 530 पे हमारा 7.5% टैक्स लगेगा, मतलब ये इतनी इनकम मानी जाएगी प्रिजम्पटिव, और ये 39.75 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 39.75 लाख आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं केस स्टडी नंबर 22। केस स्टडी नंबर 22 में क्या पूछता है, ये भी थोड़ी बड़ी है, मतलब नॉर्मल है, एक डेढ़ पेज एक सवा पेज की आ रही है, तो हम पहले एमसीक्यू रीड करेंगे। एमसीक्यू में देखेंगे यहाँ पे पूछा है इंटरेस्ट कितना लॉ आएगा 24 में, सेक्शन 24 देखते ही मुझे पता चल गया एचपी की बात कर रहा है ना। ऊपर कहानी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, ये मिस्टर सचदेवा जो है ये एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है 4 करोड़ का, जिसको ये लेट आउट कर देता है, उसके लिए इंटरेस्ट लोन लिया था उसने, तो उसका इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है 40 लाख और पे किया है 37 लाख, ठीक है। उसके बाद इसने 2 करोड़ का और लोन लिया फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड तो है वो, ठीक है, लेकिन मेन बात ये है अभी फिलहाल के लिए कि कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है ईयर एंड पे, क्योंकि ये ईयर एंड पे प्रोग्रेस में है कंस्ट्रक्शन, तो ये प्री कंस्ट्रक्शन माना जाएगा, और इसका इंटरेस्ट का बेनिफिट इस साल तो नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, ये आपको पता ही होगा। फिलहाल के लिए किसका मिल जाएगा, फिलहाल ये 37 लाख या 40 इनमें से किसी एक का मिलेगा। अब ये याद करो कि ये जो इंटरेस्ट का हमें डिडक्शन मिलता है ये पेमेंट बेसिस पे मिलता है या एक्रूअल बेसिस पे, याद करो, देखो 3 डिडक्शन ही होती है हमारे पास, एक टैक्सेबिलिटी या 2 डिडक्शन है। क्या एचपी में हमारी जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है, इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है, तो यानी कि यहाँ पे 40 लाख अक्रूड था, पे 37 किया था, तो 37 से मतलब नहीं है, हमें 40 अक्रूड था तो हमारा 40 लाख ही अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और एरियर्स का मतलब कि वो जो टैक्सेबल होता है वो भी हमारा पेमेंट बेसिस पे होता है, उसके बारे में बोला था मैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, डिडक्शन परमिसिबल कितना होगा 6A में, यानी कि ये 80 सेक्शन 80 वाली डिडक्शन कितनी मिलेंगी, यहाँ देखते हैं आगे। इसमें क्या बोला है, इसमें यहाँ पे ये जो लोन्स लिए थे इतने सारे, उसका रीपेमेंट जो किया है वो 30 लाख 5 लाख करिए, इतनी तो मिलेगी भी नहीं, 80C में हम कंसिडर कर लेंगे, 80C में 1.5 मिलेगी मैक्सिमम, वही ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला, यहाँ पे आप देखोगे कि इसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लिया है 70 लाख रुपए का लोन पे,
और ये सैंक्शन जो हुआ था लोन वो 1/4/2022 को हुआ था, यानी कि एक जो डेट है हमारी 80 EEB में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के ऊपर 31 लाख 31 मार्च ऑफ 2023 से पहले हो जाना चाहिए, जो कि है, तो अलाउ हो जाएगा। इसमें भी कितना मिलेगा, 1.5 लाख। अच्छा देख तो ले कितना है इसमें इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वो 7 लाख है, तो हाँ 1.5 लाख तक मिल जाएगा। ओके डन। उसके बाद क्या बोलता है, 50,000 एजुकेशन लोन पे किया 80E में मिल जाएगा। मेडिक्लेम जो इसने पे किया वो किया 80D में 20,000 का मिल जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आता है, 1.5 लाख ऊपर था यहाँ पे, 1.5 लाख इसमें था, 50,000 इसमें और 20,000 इसमें, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा 3.7 लाख। ओके ये हो गया। उसके बाद नोशनल इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, फ्री डिपॉजिट क्या है ये, देखो यहाँ पे आप देखोगे इसने एक शॉप भी ओन करता है जो इसने रेंट करी, उसके ऊपर इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट मिला 1 लाख का, तो ये बोल रहा है क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ रहा, तो ये इंटरेस्ट जो आपको देना नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर हम नोशनल इंटरेस्ट के हिसाब से टैक्सेबल कर दें। अरे नहीं, कहाँ पढ़ा है ऐसा, कुछ नहीं पढ़ा ना, नोशनल इंटरेस्ट कौन सा, कब नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं है, तो नो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, सीधी सीधी बात, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाना यहाँ पे। ओके इसके बाद बोलता है, हाँ यहाँ पे आपको पहले पढ़ लो चलो, इसमें बोलता है मिस्टर डेविड वगैरह के बारे में बता रहा है, तो ये तो कुछ नई कहानी है, तो अब पता चलेगा कि हाँ ऊपर जाके पढ़ना है। अब कहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे आप देखो तो इसकी ये रही मिस्टर सचदेवा जिसकी बात चल रही है, उसका एक भाई है, ठीक है, जो एनआर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची डेविड को, जो कि वो भी एनआर है, उसको 20 करोड़ के लिए बेची। ठीक है, अब इसमें नीचे दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी बेचने के कुछ महीनों बाद अजय की डेथ हो गई। ठीक है, ये तो गया, तो अब इससे तो टैक्स रिकवर कर नहीं सकते, अब किससे टैक्स रिकवर करेंगे, यही पूछ रहा है। इसके लिए हम देखते हैं वो एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 163 पढ़ते हैं हम, जिसमें बताता है एजेंट ऑफ एनआर कौन बनेगा, किससे टैक्स रिकवर करेंगे, तो वो बताता है कि या तो एम्प्लॉय या फिर उसका एम्प्लॉयर उस एनआर का, या फिर उस एनआर का कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में तो उससे रिलेटेड जो भी पर्सन होगा उससे मांग लेंगे, या फिर जो रिसीव करेगा इनकम यानी कि जो बेनिफिशियरी होगा उससे मांग लेंगे, या ट्रस्टी से मांग लेंगे, या तो फिर कुछ नहीं भी मिला तो जो भी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, जिसने भी वो कैपिटल एसेट बाय किया तो उससे मांग लेंगे, है ना, वो एजेंट बन जाएगा। अब क्या है यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयर के बारे में कुछ बताया नहीं था कि सैलरीड है क्या है, कुछ नहीं पता, तो बिजनेस के बारे में नहीं पता, ये भी नहीं होगा। इनकम रिसीव करने के बारे में ये बताया बस कि ये जो सचदेवा है उसका भाई है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि वो उसको इनकम रिसीव हुई है, वो बेनिफिशियरी है, तो ये भी नहीं है। ट्रस्टी के बारे में कुछ नहीं बोला। अब बचा कौन, बचा यही जो बायर है। बायर कौन है, यहाँ पे हमने देखा ही, बायर ये डेविड है, तो डेविड एजेंट बन जाएगा क्या, यही क्वेश्चन में पूछा है यहाँ देखो कि क्या डेविड एजेंट बन जाएगा अजय का, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, बस खत्म, डी हो गया। इसके बाद क्या है, किसके हाथ में रायशा की रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी, कौन है रायशा, क्या है रायशा, पढ़ लेते हैं। ये वाला पैरा पढ़ो, देखो ये मिस्टर सचदेवा जो है इसने अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी अपनी माइनर डॉटर रायशा के नाम पे गिफ्ट करी, और फिर उसने रेंट पे चढ़ा दिया 5,000 पर मंथ पे। अब आगे क्या बोला हुआ है? देखो यहाँ पे क्लबिंग की बू आएगी आपको, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, मिसिस सचदेवा यानी कि मिस्टर सचदेवा की वाइफ ही होंगी, उनकी टोटल इनकम हायर है मिस्टर सचदेवा से, तो इनके में क्लब हो जाना चाहिए, है ना, क्लबिंग हो जानी चाहिए क्योंकि इनकी इनकम हायर है। लेकिन एक चीज याद रखो, सेक्शन 27 हमेशा इस केस में काम आएगा, भाई इसने अपनी माइनर डॉटर को ट्रांसफर किया है जो कि मैरिड भी नहीं है, तो जब ये मैरिड नहीं है तो, और 27 के हिसाब से तो ये डीम्ड ओनर बन जाएगा। अब जब ये ऑलरेडी डीम्ड ओनर ही है तो जो ओनर है उसके हाथ में ही टैक्सेबल होएगा ऑलरेडी, और ये क्योंकि ओनर माइनर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्लबिंग का कुछ अता पता आना ही नहीं है, सिंपल सीधी बात है, मिस्टर सचदेवा की इनकम ही हुई है क्योंकि डीम्ड ओनर है वो। ओके तो यही बात है, यहाँ पे मिस्टर सचदेवा होगा, यहाँ पे मिसेस सचदेवा मत कर देना, या कंफ्यूजन हो सकती है, एक ही क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा लेकिन वो नहीं लगेगा क्योंकि डीम्ड ओनर का 27 का प्रोविजन लगता है ऐसे केसेस में। केस स्टडी नंबर 23 देखते हैं। केस स्टडी नंबर 23 देखो ज्यादा बड़ी है नहीं, यहाँ पे ये एमसीक्यू शुरू होगा तो हम पहले यहाँ पे कहानी ही पढ़ लेते हैं क्योंकि 2 ही 3 पैराग्राफ की है। यहाँ पे बोलता है एक डायमंड मर्चेंट है, उसका टर्नओवर दिया है, प्रॉफिट दिया है 60 लाख, ठीक है 60 लाख प्रॉफिट आ गया, ये बिजनेस इनकम का आ गया, इसने शेयर्स में लगाए पैसे, डिविडेंड 12 लाख का आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये बोलता है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी है, उस पे लोन ले रखा है और इंटरेस्ट पेबल 2.5 लाख का था, लेकिन पे कितना किया 1.8 लाख। अभी देखा था ये अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होगा, लेकिन क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे हमारा मैक्स 2 लाख ही मिल सकता है सेक्शन 24 में, और यहाँ पे हमें मतलब 2 लाख का ही सेट ऑफ मिलेगा फिर आगे भी चल के, है ना। तो ये 2 लाख का लॉस ले लेंगे हम यहाँ पे, ओके। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, इसको फ्रेंड से ज्वेलरी गिफ्ट मिली है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि बर्थडे पे मिली है, मैरिज वगैरह कुछ नहीं है, फ्रेंड तो रिलेटिव नहीं है। कैश विड्रॉ किया है 1.2 सीआर का, तो 194 एन में भी इसका टीडीएस कटेगा, ठीक है। कितना कटेगा, 1.2 लाख से 2 करोड़ से, और
यहाँ पे बोला है कि ये रेगुलरली फाइल करता है रिटर्न, तो 1 करोड़ से ऊपर यानी कि 20 लाख रुपीस पे ही 2% का इसके ऊपर टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा 194 एन में। इसके बाद बोला है विड्रॉ किया है 50 लाख कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट से, इस पे कोई कटेगा नहीं क्योंकि अलग बैंक अकाउंट हो गया, 1 करोड़ की लिमिट उसके लिए भी, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। मिस्टर राहुल उसका भाई है, उसने फाइल नहीं करी है रिटर्न, वो डिफॉल्टर है और उसने 50 लाख से ऐसे ही विड्रॉ करे हैं। अब उसने 50 लाख करे तो इसके लिए लिमिट कितनी होगी, इसके लिए 20 लाख के ऊपर 2% हो जाएगा अप टू 1 करोड़, और 1 करोड़ के ऊपर 5% क्योंकि नॉन फाइलर है। तो यहाँ पे 50 लाख है तो 30 लाख, 20 लाख से ऊपर यानी कि 30 लाख पे 2% कटेगा 60,000 का टीडीएस। ठीक है, अब ये मिस्टर रजत जो है ये 20% वोटिंग पावर लेता रखता है एक कंपनी में जो कि क्लोजली हेल्ड है, और वहां से लोन लेता है 10 लाख रुपए का, जिसपे फ्री रिजर्व 8 लाख है। क्या आ रहा है यहाँ पे याद, यहाँ पे 222E का डीम डिविडेंड की क्लोजली हेल्ड कंपनी से सबसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होते हुए किसी पर्सन ने लोन लिया है तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अप टू फ्री रिजर्व जितने उसके पास एक्यूमुलेटेड होंगे, यानी 8 लाख का डिविडेंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सब जल्दी जल्दी जाएंगे। क्या क्या बोलता है, कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट बताओ जो कि लोन के ऊपर है 10 लाख के, 10 लाख का लोन जो भी लिया है उसमें अभी अभी देखा 8 लाख का हमारा टैक्सेबल होगा डिविडेंड की तरह। ठीक है, कैश विड्रॉल जो रजत ने किया उस पे क्या होगा, अभी देखा था 1.2 करोड़ का था तो 1.2 करोड़ में 20 लाख पे 2% टीडीएस कटेगा, तो यस ये वाला आ जाएगा। इसके बाद राहुल जो नॉन फाइलर है उसके लिए 30 लाख था, 50 लाख विड्रॉ किया था, 20 लाख के ऊपर 30 लाख पे 2% कटेगा, तो यहाँ पे ये अपना डी आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी वापस से, टोटल इनकम निकालनी है रजत की, अगर वो शिफ्ट आउट करता है 115 बीएससी से यानी कि ओल्ड रिजीम में कर रहा है। अब इनकम कितनी थी, एचपी में क्या था, यहाँ पे देखो एचपी में हमारा लॉस है, उसके बाद पीजीबीपी में हमारा 60 लाख का प्रॉफिट है, आईएफओएस में हमारा डिविडेंड है 12 लाख का, यहाँ पे डीम डिविडेंड है 8 लाख का, और गिफ्ट है 5 लाख का। ठीक है, तो यही सब चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं, तो हमारा और ये माइनस होगा मतलब तो ये 83 लाख हमारा आंसर आ जाएगा टोटल इनकम का। ओके, इसके बाद बोलता है इसके ऊपर ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी बताओ ग्रॉस वाली, ग्रॉस का मतलब कि डिडक्शन ऑफ टीडीएस से पहले की, टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं करेंगे अगर इसने वही शिफ्ट आउट कर रखा है यानी कि ओल्ड रिजीम में ही, तो इसी 83 लाख पे निकालना है। अब देखो स्पेशल रेट देख लो, इस पे स्पेशल नहीं लगेगा, इनमें किसी में भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे स्लैब पे निकालेंगे। जब इसके ऊपर स्लैब पे निकालेंगे 10 लाख के ऊपर 30% इतना आ जाएगा, और 10 लाख तक हमारा 112500 होता ही है, इसको टोटल करेंगे उस पर 10% सरचार्ज क्योंकि ये 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से नीचे है, 10% सरचार्ज, फिर उसके बाद 4% एचईसी, हमारा आंसर आ जाएगा, और फिफ्थ वाला खत्म, इतना ईजी है। अगली केस स्टडी नंबर 24 में देखते हैं। केस स्टडी नंबर 24 भी देखो ज्यादा बड़ी है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले कहानी पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद एमसीक्यूज में आएंगे। यहाँ पे एओ ने सर्वे किया यानी 133 ए में सर्वे किया, और ये 11:30 बजे एंटर किया था, 11:30 बजे, अरे लेट हो गया, सनसेट से बाद है, ठीक है देखते हैं, लेकिन ये बिजनेस आवर में है, हम यहाँ पे 133 ए में बिजनेस आवर कंसीडर करते हैं, ये बिजनेस आवर में एंटर किया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले के लिए बोला ये टीआर का था, फर्स्ट वाला, सेकंड आरआर का है, ओके। इसके लिए बोला इसने यहाँ पे कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए घुसा 7 बजे। अब देखो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर लगता है 133 बी, यहाँ पे भी हम बिजनेस आवर में एंटर कर सकते हैं, तो ये देख लेते हैं, ये बिजनेस आवर में 7 बजे, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्विस्ट यहाँ से आएगा इस पैराग्राफ में, यहाँ पे क्या बोलेगा कि एक तो इसने इंपाउंड किया दोनों केसेस में, बोथ केसेस में इसने इंपाउंड किया 18 दिन के लिए, पहली बात तो 15 दिन का होता है, चलो एक्सटेंशन की बात छोड़ो, यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि इसने परमिशन ही नहीं ली थी, तो देखो यहाँ पे भी 133 ए में परमिशन की जरूरत होती है, जो कि इसने नहीं ली तो गलत चीज है, बिल्कुल गलत बात है, ओके। और यहाँ पे 133 बी में ठीक है परमिशन की जरूरत नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है परमिशन ना लेना, लेकिन यहाँ पे इंपाउंड करना ही गलत है, इंपाउंड ही नहीं कर सकते, चाहे परमिशन लियो ना लियो कुछ फर्क नहीं, मतलब परमिशन की जरूरत नहीं, छोड़ो, इंपाउंड नहीं कर सकते। तो अब क्या समरी सुन लो, 133 के सर्वे में यहाँ पे दो चीजें कंसिडर करी जाएगी, बिजनेस आवर में एंटर करना ठीक है लेकिन परमिशन ना लेना गलत है। 133 बी में जब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए गया तो यहाँ पे 3 चीजें कंसिडर करी जाएंगी, क्या, एक तो बिजनेस आवर में एंटर किया, बिल्कुल ठीक है, परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, नहीं ली तो भी ठीक है, लेकिन इंपाउंड करना नहीं चाहिए था, जो कि इसने किया तो वो गलत है, ओके। ये इसी बातों पे मुद्दा उठाने के लिए यहाँ पे बस एक पैराग्राफ दे रखा है। और अब यहाँ पे आगे क्या पूछा, एओ ने क्या सही किया टीआर होटल में घुस के 11:30 बजे। अब देखो यहाँ पे पूछा है, घुसने की बात करी है, तो यहाँ पे आप देखो भाई घुसना ठीक था 11:30 बजे, लेकिन परमिशन नहीं थी तो इसलिए गलत भी था, तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या होगा, गलत है क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं थी, ठीक है। सेकंड में बोलता है एमसीक्यू 1 का आंसर क्या चेंज हो जाएगा अगर हम बोले कि ये टीडीएस टीसीएस सर्वे था टीआर का पहले वाले का ही, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एंटर की बात करी गई थी, यहाँ पे इंपाउंडिंग की बात अभी पूछी भी नहीं है, यहाँ पे दो मुद्दे हैं, दो सवाल हैं, दो चीजों को बटेंगे, एक तो एंटर करना सही गलत है उसके बारे में बताएंगे, एक इंपाउंड के बारे में बताएंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे अभी हम एंटर के बारे में पूछे क्या है हमसे, टीडीएस टीसीएस का सर्वे हुआ यानी कि 133 ए 2 ए की बात करी गई है। 133 ए 2 ए में बोलता है कि बिजनेस आवर में तो एंटर ही नहीं कर सकते, तुम सनसेट चेक करोगे यहाँ पे, तो सनसेट के तो बाद हुआ था, तो ये पहला क्राइटेरिया गलत है।
दूसरा, इसके लिए भी परमिशन तो चाहिए ही, जो कि नहीं थी, तो ये भी गलत है। तो यही है कि आफ्टर सनसेट घुसा था, इसलिए भी नॉट वैलिड है, और तो और प्रायर अप्रूवल भी नहीं था, इसलिए भी गलत है। अगले में बोलता है आर यानी सेकंड वाले के लिए पूछता है कि क्या एक्शन सही था 9:15 बजे घुसने का। अब देखो घुसने की बात कर रहा है, मैंने बोला ना एंटर करना और इंपाउंड करना दोनों अलग चीजें पूछेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ हमारा एंटर करना ठीक था, इंपाउंड करना गलत था, तो इसलिए इस वाले का आंसर, थर्ड का आंसर हमारा वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोलता है कि परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, और ये ड्यूरिंग आवर्स में घुसा है जब ओपन था बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अपना। नेक्स्ट में पूछता है कि टीआर यानी पहले वाले के लिए बोलता है कि यहाँ पे इंपाउंड, अब आ गया इंपाउंड पे, इंपाउंड करना सही था क्या टीआर के लिए विदाउट प्रायर परमिशन, जो कि गलत है, प्रायर परमिशन चाहिए ही थी, प्रायर परमिशन के बिना घुसना ही गलत था, तो इंपाउंड करना तो और भी गलत है, तो ये नॉट वैलिड था क्योंकि प्रायर परमिशन नहीं थी, यही इनका रीजन दिया इन्होंने, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद इसी में ही पूछता है कि पहले वाले के लिए क्या इंपाउंड करना, यहाँ पे क्वेश्चन इंपाउंड का है वापस से, क्योंकि एमसीक्यू 4 को रेफर किया है, तो यहाँ पे वापस इंपाउंड का है, इंपाउंड करना पहले वाले में सही था या गलत था, अगर ये सर्वे होता टीडीएस टीसीएस वाला, यानी वापस से 133(a)(2)A में आ गए, यहाँ पे परमिशन की जरूरत थी, परमिशन भी नहीं ली थी, और तो और इसमें तो इंपाउंड कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, इन्वेंट्री भी नहीं बना सकते, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इंपाउंड करना गलत है, यही बोला गया नॉट वैलिड, क्योंकि वो इंपाउंड रिटेन कर ही नहीं सकता। परमिशन के लिए भाई परमिशन बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे, लेकिन परमिशन और बिजनेस आर वगैरह ये एंटर वाले में पूछ लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि अगर आ जाए तो आप देख लो परमिशन के भी आपको ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे मैंने सी क्यों चुना, क्योंकि परमिशन का तो बारे में बोला नहीं, सी इसलिए चुना, उसके लिए एलिमिनेशन मेथड जो मैं देर से सिखा रहा था अपनी पुरानी वाली वीडियो में, क्या था यहाँ पे कि इंपाउंड नहीं किया, इंपाउंड के बारे में तो देखो वैलिड तो है ही नहीं, नॉट वैलिड सही है, प्रायर अप्रूवल सही है, ठीक ठीक है, लेकिन अब नॉट वैलिड में दूसरा दे रखा है इंपाउंड का, और ये नॉट वैलिड में ये 10 दिन का बता दिया, 10 दिन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो या तो ये ठीक हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखा जाए तो परमिशन और बिजनेस आर वगैरह देख लेते हैं, ये एंटर वाले में इंपाउंड के लिए अपना अलग सिर्फ इंपाउंड और उसकी परमिशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा प्रिवेल कौन सा करेगा इन दोनों में से, यहाँ हमारा इंपाउंडिंग वाला प्रिवेल करेगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपाउंडिंग के ऊपर था, तो इसलिए हमने सी आंसर मार्क किया, ए नहीं। यहाँ पे अगर आप ए मार्क कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, और इसका लॉजिक भी मैंने बता दिया कि क्यों गलत हो जाएगा, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखना। केस स्टडी नंबर 25 देखो, ये भी बहुत छोटी सी है, तो इसलिए पहले कहानी पढ़ लेते हैं, फिर आगे एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि एलएलपी ने आरओआई फाइल करी 18 लाख की, और वो 2 दिसंबर को करी है, तो यानी कि लेट है, ठीक है कोई नहीं, लेट है तो लेट है, आरओआई 18 लाख, ओके, प्रोसेस करके इंटीमेशन में पता चला ये तो 22 लाख बनेगी, क्योंकि 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि लेट है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारी 22 लाख आ गई यहाँ पे। अब देखो जैसे ही ये आ जाए उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रूटिनी 143(3) भी मिल जाए, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 270A की पेनल्टी की बू आ जानी चाहिए, और यहाँ पे आप देखोगे 143(3) में बोला है 35 लाख मिला, और 147 में मिला 42 लाख, ओके, तो ये हमारा टेबल ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग हमारी बनेगी 13 लाख की, यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग हमारी बनेगी 147 में 7 लाख की, ओके। इसके बाद क्या बोलता है, यहाँ पे पूछता है हमसे कि ये 143(1) में जो इंटीमेशन आई वो 1 Feb 2027 का ही, तो क्या ये वैलिड है? अब देखो असेसमेंट ये 25-26 की यहाँ पे बात करी गई है, तो इसकी इंटीमेशन की डेट कब आएगी? इस साल ही हमारी रिटर्न फाइल हुई, इस ईयर के एंड होने पे, यानी कि 31/3/2026 के 9 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी कि 31/12/2026 तक आ जानी चाहिए थी, यही यहाँ पे डेट लिखिए 31/12/2026 तक आ जानी चाहिए थी, जो कि आई नहीं है, उसके बाद आई है 2027 में, तो यस तो कतई ही सही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, वैलिड नहीं है। अब नो में भी 3 आंसर है, तीनों आंसर को एग्जामिन करते चलते हैं, ऊपर से कैसे जल्दी से निकालोगे। देखो 1 ईयर को बिल्कुल गलत कर देंगे, 9 मंथ सही रहेगा, ओके। 9 मंथ में अब देखते हैं हम, यहाँ पे एक तो बोलता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब रिटर्न फाइल करी, और एक बोलता है एंड ऑफ मंथ, मंथ हम देखते नहीं है, फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, तो इसलिए बी सही होगा। ऐसे करके आप छाट सकते हो कि कौन सा एकदम सही आंसर होगा आपका। देखो एमसीक्यू 2 देखोगे, एमसीक्यू 2 में बोलता है कि इसने 147 में जो असेसमेंट किया उसके लिए 148 एक को कंप्लाई नहीं किया था, तो क्या ये एक्शन वैलिड है? हमें एकदम देख के लगेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 148 ए का तो करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे लेकिन हम देखते हैं, देखो ये आईसीआई की मॉड्यूल ही है, आईसीआई की मॉड्यूल में यहाँ पे आप साफ साफ देखोगे एक्सप्लेनेशन 2 147 सेक्शन के लिखी हुई है, क्या बोलता है कि एओ मे ऑल्सो असेस रीअसेस कोई भी इशू अगर वो इनकम एस्केप्ड होता है, और तो और नोटिस सब्सिक्वेंटली दिया जाएगा किसी प्रोसीडिंग का, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट 148 कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। यानी कि सिंपल इंग्लिश तो नहीं समझ में आई होगी, तो नहीं, ये बोलता है कि अगर आपने कोई ऑलरेडी असेसमेंट किया था, ठीक है, यानी कि आपका प्रोसीडिंग चल रही थी, सॉरी असेसमेंट किया नहीं था, प्रोसीडिंग चल रही है, और प्रोसीडिंग चलते चलते में आपको कोई और इशू मिलता है,
आपकी एक प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें कोई नया इश्यू मुझे मिल गया, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसके ऊपर असेसमेंट करने के लिए मेरे को वापस से 148A की जरूरत नहीं है। तो यही केस यहाँ पे हुआ था। आप ऊपर ढंग से अगर आप पढ़ोगे एक बार इसको, तो यहाँ पे यही है कि अपना क्योंकि असेसमेंट वगैरह चल ही रहे थे, इसके बाद हमें पता चलता है 147 में आते हैं, यहाँ पे आप पढ़ोगे सारा चीजें फ्लैग वगैरह होती है, ऑलरेडी इसके पास इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए 148A की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसलिए ही एक्शन एओ का वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, पेनल्टी पूछता है, सबसे सिंपल 270A की पेनल्टी पूछ रहा है, 143 वाली पूछ रहा है, नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, यानी कि 50% टैक्स लगेगा। यहाँ पे कितनी अपनी अंडर रिपोर्टिंग आई थी, अंडर रिपोर्टिंग आई थी 143 में 13 लाख की। इसमें मैंने ये पहले से बताया था कि 31.2 सीधे सीधे क्यों लेंगे, क्यों हम माइनस माइनस नहीं करेंगे, वो लंप प्रोसेस क्यों नहीं करेंगे, वो पिछली वाली वीडियो में एमसीक्यू वाले में ही 2 बार समझाया था। इसमें यहाँ करेंगे 50% मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑलरेडी सब सिखा ही चुका हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इसके बाद 147 वाले में अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग है, यानी कि 200% टैक्स लगेगा। यहाँ पे कितना अंडर रिपोर्टिंग है, यहाँ पे आपकी अंडर रिपोर्टिंग 7 लाख की है, तो 7 लाख के ऊपर आप नीचे सीधे सीधे देखोगे तो आपका 200% के हिसाब से बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है, फोर्थ में ही कंटिन्यू करते हैं अगर, और ये बोलता है कि 147 का जो नोटिस आया था, रीअसेसमेंट का ऑर्डर आया था, ऑर्डर नोटिस नहीं सॉरी ऑर्डर आया था, वो 12/12/2026 को आया था, ठीक है। और तो और एलएलपी ने अपील नहीं करी, लेकिन वो कह रहा है मैं ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी चाहता हूं पेनल्टी से। अरे तो मतलब तुम कह रहे हो 270 ये बिल्कुल खारिज करते हैं, अच्छा कर देंगे, लेकिन तुम तो बहुत ही वाहियात लोग हो, तुमने 50% वाले कांड भी नहीं करे, तुमने तो 200% वाले कांड किए। तो 200% वाले केस में ना पेनल्टी की कोई भी इम्यूनिटी मिलती नहीं है। तो इसलिए यहां देखो सीधे सीधे आंसर है नो, यस गलत है, सीधा नो आंसर है। लेकिन बहुत संभल के ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना, आपको ना आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। यहां देखोगे सीधा सीधा बोला हुआ है कि क्या कर सकते हैं फलाने का ना, फिर बोल रहा है यस और टाइम लिमिट। यार पता है ये इफ यस और टाइम लिमिट, ये सुनते ही बच्चे का दिमाग चलता ही नहीं कि यस या नो, वो कहता है यस तो यस, अब वो टाइम लिमिट ढूंढ लगता है, अरे क्या टाइम लिमिट होगी, ये होगी वो होगी वो होगी, बहुत दिमाग खराब कर रहा है इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, फिर यहाँ पे कुछ भी टिक कर देंगे, फिर कहेंगे मार्क्स नहीं मिलते। यार तुम कंसेप्ट क्लियर रखो, यार 200% वाली पेनल्टी लग रही है, तो 200% वाली में इम्यूनिटी मिलती ही नहीं है, तो अप्लाई कर ही नहीं सकता है। स्टडी नंबर 26 देखो, ये वाली केस स्टडी ना जैन 26 के पीवाईक्यू में भी आई थी, बिल्कुल इतने मार्क्स थी। और जैन 26 के पीवाईक्यू में ना इस ही वीडियो में से, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के इसी बुकलेट में से पूरे 20 मार्क्स के 10 एमसीक्यूज आए हैं, पता है, और डिजिट भी चेंज नहीं करी है, बिल्कुल डिट्टो सेम। तो ये वीडियोस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ भी जिनके साथ आप सीए बनना चाहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये केस स्टडी थोड़ी बड़ी ही है, पूरे पेज की है, तो मैं पहले एमसीक्यू पढ़ लेता हूँ। एमसीक्यू में क्या बोलता है, सेवा निकेतन जो है वो एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं इस सेक्शन में एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल की वजह से, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तो एजुकेशन हॉस्पिटल है, ठीक है, सही है, दोनों चीजें कर रहे हैं। टोटल रिसीट्स 3 करोड़ और 3.4, यानी कि टोटल मिला के ये तो 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो नहीं, उस सेक्शन में नहीं मिलेगा, इस सेक्शन में बिल्कुल नहीं मिलेगा। यस तो गलत हो गया, नो सही है, नो सही है, नो सही है। कंडीशन देख लेते हैं, रजिस्टर्ड होना 12 में कोई मैटर करता है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 करोड़ देखेंगे, 5 करोड़ की लिमिट देखेंगे, तो यानी कि सी आंसर ही सही है, और डी भी नहीं, क्योंकि इसमें तो बी और सी दोनों को कंसीडर किया है। इसके बाद बोलता है कॉर्पस डोनेशन कौन कितनी एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। कॉर्पस डोनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्ट करा है, इसमें इन्वेस्ट किया पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, बिल्कुल सही है, एग्जाम हो जाएगा। कैनरा बैंक की एफडी में किया, एग्जाम हो जाएगा। एनबीएफसी पे किया 10 लाख, एग्जाम नहीं होगा, यानी कि 10 और 5 15 लाख यहाँ पे हमारा एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद बोलता है एप्लीकेशन कितनी कंसीडर करी जाएगी, एक्सक्लूडिंग 15%, 15% स्टैंडर्ड वाला हटा दो, उसके बाद क्या एप्लीकेशन मानी जाएगी। यहाँ देखो इन्होंने कंप्यूटर परचेस किया, कैपिटल एसेट परचेस करी, लोन में की, कुछ नहीं मानी जाएगी। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से करी, यानी कि 25 लाख बिल्कुल ऐसे अपने पास ही पे किया, तो ये एप्लीकेशन माना जाएगा 25 लाख का, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि डिपॉजिट किया इसने पोस्ट ऑफिस वगैरह में। अब ये जो डिपॉजिट किया इसने पहले यूटिलाइज किया था बिल्डिंग बनाने के लिए, और 2021 में उसने अक्रूवल बेसिस पे 10 लाख पे डिडक्शन ले ली होगी ऑलरेडी, क्योंकि पेमेंट बेसिस वाला उसके बाद से 21-22 से आया है, तो 21-22 से यानी कि 5 लाख से नहीं मिली होगी, तो 5 लाख की। अब क्योंकि इसने वापस डिपॉजिट बैक कर दिया है पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, तो ये 5 लाख का इसको एप्लीकेशन इस साल मिल जाएगा। तो 25 और 5 30 लाख, 30 लाख के बाद एक और आता है अपना, यहाँ पे बोलता है कि इसने अनदर ट्रस्ट को पे किया, 10 लाख का कॉन्ट्री किया, इसमें 2 लाख कॉर्पस था, यानी कि 10 में से 2 जाएगा, कॉर्पस के तो इससे डिडक्शन मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। 8 लाख का भी 15% हटा के यानी कि 85% ही मिलेगा, यानी 6.8 लाख। तो यहाँ पे हमारा ये 25 5 30 और 36.8 लाख इतना ही बन रहा था, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू में पूछता है एनोनिमस डोनेशन कितनी लायबल, क्या ये लायबल है ही नहीं टैक्स के लिए, अगर है नहीं है तो कितना टैक्स लगेगा, मतलब वो एनोनिमस डोनेशन का
टैक्स लाइबिलिटी वगैरह के बारे में पूछा है मेजरली, ये नोट नोट में मैं भी थोड़ा सा बोलते हुए कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात करी गई है, तो यहाँ पे बोला है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टोटल 105 लाख का है, जिसमें कॉर्पस भी है वगैरह वगैरह चीजें भी हैं, फर्क नहीं पड़ता हमें उससे। एनोनिमस डोनेशन 20 है, तो हम क्या देखते हैं 20 लाख एक्चुअल एनोनिमस और 5% ऑफ टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि 105 का 5% 5.25 लाख, विचएवर इज लोअर तक हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, यानी कि उसे नॉर्मली टैक्स करेंगे, बाकी उसके ऊपर पे हम 30% टैक्स लगेंगे। तो यहाँ पे 5.25 लाख मिल जाएगा, यानी 20 लाख में 5.25 तो नॉर्मल टैक्स हो जाएगा, 14.75 पे हमारा 30% टैक्स लगेगा, जो कि बनता है 4,42,500। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 4,42,500। स्टडी नंबर 27 देख लेते हैं। स्टडी नंबर 27 डेढ़ पेज का है, तो पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू देखेंगे तो एचडीएफसी के लिए पूछा है कि क्या ये टीसीएस डिडक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा, है ना, किसका, साहिल का। ओके, अब यहाँ पे देखो दो जने हैं, अखिल है, हमें साहिल का पढ़ना है। साहिल के लिए क्या दे रखा है कि एजुकेशन पर्पज से इसने रेमिटेंसेस करे इतने सारे। अब ये रेमिटेंसेस जो है ना उन्होंने बैंक वाइज दे रखे थे, एक एचडीएफसी बैंक से किया, एक एक्सिस से किया, तो यहाँ पे हमने इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लिया, क्योंकि जैसे एजुकेशन लोन में हमारी क्या होता है 10 लाख तक हमें कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट करना होता, और 10 लाख के ऊपर 5% का टीसीएस कलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर वो लोन से ले रखा है, पेमेंट करी है एजुकेशन लोन से, तो जीरो हो जाता है, वो 5% भी नहीं उसमें 10 लाख के ऊपर भी नहीं लगता, कलेक्ट होता। ओके, तो यहाँ पे हमने यही देखा, ये क्रोनोलॉजिकली लगा दिया, तो 10 लाख की लिमिट जो है ना ये मर्ज होके लगती है, यानी तुम दो बैंक से करो या 20 से करो, वो कंबाइन करके 10 लाख देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें ये शुरू की 4 ट्रांजेक्शन में 10.1 लाख हो रहा है, यानी कि लास्ट की ट्रांजेक्शन पे 10,000 पे 5% टीसीएस कलेक्ट होएगा। और ये तो दोनों लोन से हैं, तो इस पे नहीं होएगा, ये बचता है एक ट्रांजेक्शन 1.35 लाख का, 1.35 लाख पे भी 5% ही कलेक्ट होएगा। ओके, अब ये बैंक देख लेते हैं। 90,000 वाला कौन सा बैंक है, ये एचडीएफसी है, और 1.35 वाला भी एचडीएफसी है। हमारा ये क्वेश्चन एचडीएफसी के पर्सपेक्टिव में ही था, तो ये हमने कैलकुलेट करके अपना आंसर सी दे दिया है। एक्सिस बैंक के लिए पूछता है। अब एक चीज देखो, सिंपल लॉजिकल, कि क्योंकि इन दोनों पे ही डिडक्ट होना, दोनों के दोनों एचडीएफसी काट रहे हैं, तो बाकी पे तो लगना ही नहीं। एक्सिस के लिए आंसर क्या आएगा, एक्सिस बैंक वाले का आंसर आएगा कि टीसीएस कलेक्ट ही नहीं करना। उसके बाद बोलता है कि टूर पैकेज पे क्या टीसीएस रहेगा। देखो टूर पैकेज कहाँ है, यहाँ है। अब टूर पैकेज की बात करी गई है, तो यही है 5.2 लाख का है, तो अप टू 10 लाख में सिंपल सिंपल 5% लगना है, 26,000 का हमारा टीसीएस लग जाएगा। ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे ये रहा 26,000। इसके बाद बोलता है क्या मेक योर ट्रिप को टीसीएस कलेक्ट करना होगा बाली ट्रिप के लिए। अखिल का पढ़ते हैं। अखिल एक इंडियन सिटीजन है, जो दुबई चला गया था अपनी जॉब के लिए, और वो इंडिया वापस आया है, 15 दिन के लिए आया था, उसमें से भी 7 दिन ये बाली चला गया। बाली के लिए इसने जो टूर ट्रिप बुक की, उसके लिए इसने 7.5 लाख रुपए पे किए। अब ये जो 7.5 लाख पे किए, क्या इस पे टीसीएस कलेक्ट होगा? हाँ, क्योंकि अप टू 10 लाख जो है, अप टू 10 लाख तक 5% और उसके ऊपर 20% टीसीएस कलेक्ट होता है, तो यहाँ पे 5% हमारा 7.5 लाख आ जाएगा। हाँ, एक चीज तो देखो, बाहर गया हुआ है, तो एक चीज और चेक करो, क्या ये आर है, क्या ये एनआर है। भाई साहब ये एनआर आ रहा है, आगे देखोगे यहाँ पे इंडियन इनकम दे रखी है, ये रिटेल शॉप से आ रही है 4.2 की, 1.2 के एफडी से आ रही है इंटरेस्ट, और 8,000 का सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये जब टोटल करोगे तो 5.48 लाख आ रहा है। अब ये डेज के हिसाब से भी एनआर था, और तो और ये टैक्सेशन के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो कि दुबई में टैक्स नहीं लगता इसके ऊपर। तो अगर ये इनकम 15 लाख से ऊपर होती तो ये डीम्ड आर एन आर बन जाता, लेकिन ये डीम्ड आर एन आर भी नहीं बनेगा ना, ये नॉर्मली रेजिडेंट बन रहा है डेज की वजह से, इसलिए एनआर है। एनआर के ऊपर 206C1G लगता ही नहीं है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स काटने की जरूरत नहीं, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यही है, नो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। टोटल इनकम देखेंगे, शिफ्ट आउट किया है ओल्ड रिजीम से में है, मतलब की, तो अब यहाँ पे ऊपर हमने देखा था 5.48 लाख, एक कर दो, अरे मत कर देना, गलत हो जाएगा। ओल्ड रिजीम है तो डिडक्शन चेक कर लो, यहाँ पे सेविंग इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आया था, तो 8,000 वो सेविंग का इंटरेस्ट अप टू 10,000 है, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो 5.4 लाख ही इसका टैक्सेबल अमाउंट बनेगी, इनकम बनेगी। उसके बाद क्या है, टैक्स लाइबिलिटी पूछी है बेनिफिशियल मैनर में, यानी कि ओल्ड और न्यू दोनों निकालना है। इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी हम स्लैब के हिसाब से निकालेंगे 21,000 आ जाएगा, और न्यू के हिसाब से निकालेंगे तो न्यू में हमारा टोटल लेंगे, न्यू में हम 5,40,000 नहीं लेंगे, इसमें टोटल लेंगे, क्योंकि इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, और 4 लाख के ऊपर देखेंगे 5%, तो हमारा राउंड ऑफ वगैरह करके 7,700 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। केस स्टडी नंबर 28 देखो, छोटी सी केस स्टडी है, पहले यही कहानी देख लो। कहानी सिंपल सी है, आरओआई में 18 लाख का लॉस लिया था, फिर एडिशन हुआ, फिर ये अपनी इंटीमेशन में बन गई, उसमें और एडिशन हुआ, ये अपना स्क्रूटिनी में बन गया, फिर रीअसेसमेंट में इतना बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल हमें 270A की पेनल्टीज वगैरह ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होगी, समझ में आ रहा है अपने आप को ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ देखो क्या बोलता है, पेनल्टी 2.8 लाख पे कितनी लगेगी, 2.8 लाख, यानी कि ये वाला, यानी कि इंटीमेशन से पहले वाला। अब इंटीमेशन से पहले वाले पे क्या होगा, इंटीमेशन में थोड़ी ना कोई पेनल्टी लगती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मिस रिपोर्टिंग नहीं है, तो
पेनल्टी लेविएबल नहीं है 2.8 लाख पे, सिंपल सिंपल बात है ना। नो पेनल्टी लेविएबल ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बोनाफाइड वगैरह एरर था इस वजह से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बोनाफाइड है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा 2.8 लाख का डिसअलाउंस टैक्स ऑडिट में दिया था, लेकिन इन्होंने किया नहीं ऐसे सीन है, ठीक है। तो इस वजह से ये बोनाफाइड तो बिल्कुल नहीं था, तो ये फोर्थ वाला भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला सही है। इसके बाद बोला है पेनल्टी कैलकुलेट करो, नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग है, यानी कि 50% पेनल्टी लगेगी। अब हमारा 147 के टाइम पे कितना एडिशन हुआ था ये कैलकुलेट करोगे 14.8 लाख का आएगा। 14.8 लाख पे यहाँ पे टैक्स रेट 25% दिया था अपनी कंपनी का, उसमें 4% एचईसी ऐड करेंगे तो 26% आ जाएगा। 26% और यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं शॉर्टकट से। 26% लगाएंगे, 50% उसका कर देंगे, आंसर अपना बी आ जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, ये अच्छा है, इसमें बोलता है कि एडिशन 147 पे जो है वो नॉट मिस रिपोर्टिंग के लिए है, और इम्यूनिटी दे सकते हैं कि उसके लिए अदर कंडीशंस बताओ। अब देखो 200% वाली पेनल्टी लग रही होती है, यानी मिस रिपोर्टिंग का केस होता है, तो यहाँ पे तो इम्यूनिटी मिलती नहीं, ऊपर भी देखा था 50% वाले में इम्यूनिटी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले से टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप केस करोगे। दूसरा इसमें एक और बात है कि ये जो ऑर्डर आया है 147 के अंडर में, इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट में कोई केस मत कर देना कि बाद में बोलोगे कि पेनल्टी तो तुमने हटा दी, ठीक है अभी अपील ही गलत है, ये वो चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी की इम्यूनिटी दी जाएगी, क्योंकि अगर आपने इस पे केस कर रखा है तो उसका मतलब है कि पेनल्टी का उसके अंदर ही इंक्लूडेड होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स पे करना है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बोला टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट की बात नहीं करी इसलिए गलत है। यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट टैक्स पे करना सही है, लेकिन यहाँ बोला है कंटेस्ट द एडिशंस मेड इन द ऑर्डर, यानी कि ये बोल रहा है ऑर्डर को अपील करो, सिंपल सिंपल ये बोल रहा है कंटेस्ट का मतलब, तो इसलिए ये गलत है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे यही है नो अपील शुड बी फाइल्ड, है ना, तो यही चीज सही बात है, बिल्कुल एकदम सही है। 1 और 4 सही हो जाएगा, तो अपना बी आंसर सही है। देखो केस स्टडी नंबर 29 पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 29 में क्या है, यहाँ पे ओमेगा एक कंट्री एफ में कंपनी है, वो ट्रेलर जो कि इंडिया में कंपनी है उससे अग्रीमेंट करती है कि ट्रेलर इसको 6.7 सीआर देगा, और बदले में ये इसको एक सॉफ्टवेयर देगा जिसका ये एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस देगा, यानी कि ये सॉफ्टवेयर, ये इसने ट्रेलर को तो बेचा है, इंडिया में किसी और को भी बेच देगा, इंडिया के बाहर भी किसी और को बेच सकता है, कंट्री एफ में ही किसी और को भी बेच सकता है, तो नॉन एक्सक्लूसिव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेलर के लिए ये लाइसेंस है, ठीक है। और लिमिटेड, यानी कि 1 साल के लिए दिया होगा, 2 साल के लिए लिया होगा, मतलब एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया है। और एक लिमिटेशन जो हमें यहाँ पे बताई गई है इस पैराग्राफ में, कि ये सिर्फ सिंगल डिवाइस पे ही यूज कर सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज भी नहीं कर सकता। अब इसको सुन के, ये सारी बातें सुन के क्या कलेक्ट होता है, आप याद करो नेटफ्लिक्स, है ना, आप लोग नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे अलग अलग होते हैं, 200 400 500 600 सब अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं उसके स्क्रीन के हिसाब से, तो ये लिमिटेड है ना, नंबर ऑफ स्क्रीन लिमिटेड कर रहे हैं। नॉन एक्सक्लूसिव कैसे है, क्योंकि हम मूवी खरीदते नहीं है, मतलब वहां पे हम नेटफ्लिक्स नहीं खरीद रहे हैं पूरा, या नेटफ्लिक्स की कोई मूवी नहीं खरीद ले रहे हैं, मूवी के राइट नहीं खरीद ले रहे हैं, यहाँ पे जस्ट एक नेटफ्लिक्स की सर्विस है जिसमें हमें बहुत सारी मूवीज और सीरीज दिखती है, और हम उसका नॉन एक्सक्लूसिव राइट, यानी हम भाई अगर एक मूवी है वो आई है तो मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, कोई और भी देख सकता है, आराम से सब्सक्रिप्शन लो और देखो। तो ये वही चीज है, ये सब्सक्रिप्शन फीस की तरह है यहाँ पे, यहाँ कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी ऐसे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ रॉयल्टी नहीं लगेगी, अभी तक आप कहोगे यार पढ़ा तो नहीं है यार, इस टाइप की चीजें तो रॉयल्टी होती है, आप ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए कोई सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो कुछ भी है तो रॉयल्टी में काउंट होता है, हम तो रॉयल्टी के हिसाब से टीडीएस काटते थे। लेकिन अब देखोगे ना यहाँ पे डीटीडब्ल्यू की बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई है, एक तो उसमें ये लिखा है कि मैक्स 10% ही रॉयल्टी पे और एफटीएस पे आपका टैक्स लग सकता है, यानी टीडीएस भी उतना ही लगेगा, और तो और रॉयल्टी की डेफिनेशन दी गई है, ये आपको ऐसे समझ में आएगी नहीं, तो इसको मैं यहाँ अपनी भाषा में एकदम बढ़िया एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। यहाँ देखो पेमेंट ऑफ कॉपीराइट होता है, और एक होता है पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइटेड आर्टिकल, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हो गया कॉपीराइट ही खरीद लिया, वो चीज अलग है, और एक होता है यूज ऑफ कॉपीराइट, यानी कि सिर्फ कॉपीराइट को यूज कर रहे हैं या फिर कॉपीराइटेड आर्टिकल को यूज कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर किसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, ओके। अब ये जो टेक्नोलॉजी पे सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये सॉफ्टवेयर के बैक में इस टेक्नोलॉजी का कॉपीराइट होता है, सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट नहीं होता। अब अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन फीस की तरह, जैसे कि ऊपर भी था, अगर मैं वो पेमेंट करूँ तो मैं सॉफ्टवेयर को जस्ट यूज कर रहा हूँ, है ना, सॉफ्टवेयर एक कॉपीराइटेड आर्टिकल है, सॉफ्टवेयर खुद में कॉपीराइट नहीं है ना, वो कॉपीराइटेड आर्टिकल है, उसको भी मैं बस यूज कर रहा हूँ इसकी एक कॉपी को, और उसको मैं इंस्टॉल करूंगा, एक मशीन पर रन करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा रॉयल्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट खुद है ही नहीं, रॉयल्टी है नहीं है। और तो और कॉपीराइट के यूज का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं बैक सॉफ्टवेयर के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसका कॉपीराइट ले लेता हूँ, या उसके कॉपीराइट को यूज करने की पावर ले लेता हूँ, बस उसके लिए पेमेंट करता हूँ, तो उसका मतलब ये हो गया मेरे पास है राइट टू रिप्रोड्यूस, यानी कि इस टेक्स्ट से मैंने एक सॉफ्टवेयर तो बना रखा है या किसी और ने बना रखा है, इससे ही मैं एक और सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, मैं एक और बना सकता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यानी कि ये टेक मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, दे सकता हूँ कि भाई चलो तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना है, मेरे पास टेक के यूज करने का राइट है, तो तुम
मेरे को पैसे दे दो इस टेक के और सॉफ्टवेयर बना लो, सिंपल। तो ये भी एक यूज हो सकता है, असाइन कर सकते हो। बेसिकली आप कॉपीराइट को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, इसको बोलते हैं यूज ऑफ कॉपीराइट के लिए पेमेंट करना, और ऐसे केस में रॉयल्टी मानी जाएगी। लेकिन कॉपीराइट आर्टिकल के केस में वो रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी। अब मेरे को गाली मत देना कि तुमने गलत पढ़ा दिया, ये भी तो रॉयल्टी होता है। हाँ, ये चीज ना, ये कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल है एज पर एक्ट, यानी कि एज पर एक्ट ये रॉयल्टी ही है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 और 1961 के हिसाब से भी ये रॉयल्टी ही है। लेकिन एज पर डीटीडब्ल्यूए, एज पर डीटीडब्ल्यूए ये वाली रॉयल्टी नहीं है, और ये ही रॉयल्टी मानी जाएगी। और हमारे केस में क्या हुआ है, हमारे केस में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस टाइप सी दिया गया है, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया है, सिंगल डिवाइस के लिए दिया गया है, तो इस केस में ये रॉयल्टी नहीं माना जाएगा यहाँ पे डीटीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहता है। ट्रेलर जो है वो ओमेगा को पेमेंट करते हुए कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा, करेगा मतलब करेगा भी नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा, सिंपल सीधी बात है, ना ये रॉयल्टी है ना ये एफटीएस है। अगर डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से तो फिर काहे को टैक्स पे करेगा, काहे को टीडीएस लगेगा फिर उसके ऊपर। तो यहाँ पे यस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नो है यहाँ पे, अपना टीडीएस नहीं डिडक्ट होना क्योंकि टैक्सेबल ही नहीं है। अभी बोलता है अगर डीटीडब्ल्यूए ही ना हो, अगर ये डीटीडब्ल्यूए नहीं है तो ये रॉयल्टी बन गया। ठीक है, तो रॉयल्टी बन गया तो 10% बोला गया है टैक्स ऊपर, मैक्स बोला है तो 10% लगा देते हैं। नहीं भाई साहब, अगर डीटीडब्ल्यूए ही नहीं है तो ये जो डीटीडब्ल्यूए के अंदर मैक्स 10% वाला प्रोविजन है ये भी नहीं है ना, तो फिर तो इंडिया के हिसाब से लगेगा। इंडिया के हिसाब से कितना लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर अप्रूव्ड है सीजी से तो 115A में 20% टैक्स रेट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टीडीएस भी फिर 20% के हिसाब से डिडक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, हम कंसिडर करेंगे क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, वहां पे कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से नीचे है तो 2% सरचार्ज लगेगा, 4% एचईसी लगेगा, तो टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा 142,14720। ए आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है। अगर डीटीडब्ल्यू नहीं है और 20 लाख का एक्सपेंस किया है, 115A में कोई एक्सपेंस नहीं मिलता है, तो जितनी ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी आई है उतनी ही यहाँ पे टैक्स की भी लाइबिलिटी आएगी। इसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे आरओआई फाइल करनी है कि अगर डीटीडब्ल्यू नहीं है, देखो डीटीडब्ल्यू है तो भी नहीं करनी क्योंकि टैक्स वाली नहीं है, लेकिन डीटीडब्ल्यू नहीं है तो आरओआई फाइल करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर इतने ही अमाउंट का टीडीएस 115A में डिपॉजिट हो गया ऑलरेडी, तो 115A में कहता है कि अगर सब कुछ टीडीएस वगैरह डिपॉजिटेड है तो तुम परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ पे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यस वाले तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, नो वाला ठीक है। लेकिन चूज करते हैं तो यहाँ पे बोलता है साइड इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। यार ये तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया तब होता ना अगर मैं डीटीडब्ल्यूए होता तो रॉयल्टी ना होता और नॉट चार्जेबल टू टैक्स होता, तो फिर हमारा बी आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे नो डीटीडब्ल्यूए पूछा है, यानी कि टैक्स चार्जेबल तो टैक्स तो है, तो ये तो गलत आंसर है। बच्चा कौन सा डी वाला, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी डिडक्ट हो गया टीडीएस, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। केस सिनेरियो नंबर 30 देखते हैं। ये छोटी केस स्टडी है तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल कहानी पढ़ के चलते हैं, फिर आंसर अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। मिस्टर अपूर्व है, एनआरआई है, डिविडेंड आया है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया है। डिबेंचर क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में ही खरीदे थे, डिविडेंड इंडियन कंपनी से, तो 115 लग सकता है उसका बेनिफिट में इसको 20% टैक्स रेट ही देना पड़ेगा क्योंकि वरना स्लैब पे लगेगा, स्लैब में इनको 30% तक टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे 20% का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस 20% बेनिफिट के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इंकर किया है क्योंकि शेयर्स खरीदे थे जिससे डिविडेंड आया है और 30,000 का उस पर इंटरेस्ट लगा है। तो देखो अप टू 20% मिलता है ना सेक्शन 57 में, जो कि 26,000 मिलता है, लेकिन ये बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप 115A में जाते हो। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये 20% का जो हमारा बेनिफिट मिल रहा है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको ये एक्सपेंस का डिडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम 30,000 में से 26,000 का भी डिडक्शन नहीं ले सकते और 20% टैक्स रेट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए भी 20% पूरा मिल जाता है सेक्शन 57 में, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमें 20% बेनिफिट लेना है। ठीक है, यहीं पे ये बात खत्म हो जाती है। अगला कहता है कि इसने एक डिबेंचर ये वाले जो है सेल कर दिए 18,25,000 के, ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं, और परचेज करे थे 2004 में 4,65,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, और तो और इसमें से हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा। यहाँ पे देखो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है, लेकिन तो ये ऐसे इंडेक्सेशन मत कर देना कि 15 लाख की ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली, क्योंकि यार डेट देखो, ये डेट कितने आगे की है, 23 जुलाई 2024 से कितनी बाद है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, या डायरेक्टली कॉस्ट माइनस होगी। 13,53,000 का इसका कैपिटल गेन आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और बोली है कि जब ये सेल किया तो 1.5 महीने के अंदर अंदर, यानी विद इन 6 मंथ्स ही है, इसने री इन्वेस्ट कर दिए वो सेल प्रोसीड्स को लिस्टेड शेयर ऑफ इंडियन कंपनी लेने के लिए। तो यहाँ पे 115F लग जाएगा। 4,80,000 तो इन्वेस्ट करे हैं, 115F की डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, 480 लाख इंटू जो आपका कैपिटल गेन है डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, तो 3,57,000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 115F में।
और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा वो 995772 होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुके हैं। अब देखो यहाँ पे डिविडेंड पूछा है, टीडीएस पूछा है, डिविडेंड पे कितना हमारा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये दोनों तो गलत है, 130 लगेगा, 10% गलत है, 20.8 लगेगा टीडीएस, क्योंकि 20% प्लस 4% एचईसी लगेगा। ओके, इसके बाद क्या बोलता है कि अगर ये रेजिडेंट होता तो डिविडेंड पे क्या टैक्सेबिलिटी होती। देखो अगर ये रेजिडेंट होता तो उस पर टीडीएस कितना लगता, 194 में एट द रेट 10% लगता, तो 10% डिविडेंड वाला देख लेंगे। लेकिन वहां पे हमें एक फायदा और होता, हमें यहाँ पे 20% एक्सपेंस तक की 20% अमाउंट तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे, कंफ्यूजन हो सकती है कि टीडीएस तो पूरे 130 पे डिडक्ट होएगा, तो 130 और 10 वाला एक टिक करो, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से आंसर पढ़ो, यहाँ पूछा है अमाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्सेबल। ओके, तो यानी 1,04,000 है, और तो और एंड टीडीएस के बारे में पूछा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10% के साथ 130 को ना लेके 1,04,000 को ही आंसर में दिया है बी। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी बातों का। इसके बाद क्या बोला है, अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे, यार इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में तो कोई एक्सपेंस नहीं मिलना था, ऊपर देखा था, तो 135 पे ही पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, 20% लगेगा ही लगेगा। ठीक है, खत्म। इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या होगा, अगर हम इग्नोर करते हैं फर्स्ट प्रोविजन, ठीक है, वो वैसे भी नहीं लगता यहाँ पे, तो अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 995,772, सिंपल सीधी बात है। इसके बाद एक और बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता अगर वो रेजिडेंट होता। ओ, अगर वो रेजिडेंट होता तो चीज देखो, उसको ये तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर एक्सपेंस का फायदा मिलता ही मिलता, 115F का नहीं मिलता, तो इसकी जो कैपिटल गेन आती है वो आते 13,53,000। ये देखो यहाँ पे आ गया। केस सिनेरियो नंबर 31 देखते हैं यहाँ पे, इसमें ये थोड़ी पूरे पेज की है, तो पहले एमसीक्यूज ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पूछता है टीडीएस कितना डिडक्ट करेगा टी जब वो XYZ को पेमेंट करेगा टेक्निकल सर्विस की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टीडीएस आएगा, ये देखो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे, इसमें पता चलेगा टी ने XYZ को, टी इंडिया का है, XYZ कंट्री एम का है, उसको पेमेंट करी है 50 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विस इसको मिलेगी टी को, वो XYZ की ब्रांच इन इंडिया, यानी कि XYZ की एक इंडियन ब्रांच भी है, वहां से इसको सर्विस मिलेगी। यानी कि यहाँ पे तो पी हो गया, XYZ का एसोसिएटेड विद पी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी वाला रेट लगेगा। सिंपल, यहाँ पे आपको 20% वाला बेनिफिट थोड़ी ना मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका पी है। अगर पी ना होता तो 20% वाला बेनिफिट मिलता, तो यहाँ पे आपको 35% नॉर्मल आपका रेट लगेगा, रेट इन फोर्स के हिसाब से 195 में टीडीएस कटेगा और 4% एचईसी भी लगेगा, तो आंसर हमारा 18,20,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बोलता है डिविडेंड जो रिसीव हुआ है उस पर कितना टैक्स लगेगा, वो कितना लायबल होगा, टैक्स नहीं पूछा, उसमें से अमाउंट पूछा, बस कितना लायबल होगा टैक्स के लिए। ठीक है, डिविडेंड का हमारे यहाँ पे दिखता है 550 लाख का इसको डिविडेंड मिला था 25-26 में, इसमें से इसने डिक्लेयर वगैरह कर दिया था 10 नवंबर 2025 को, यानी कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 250 लाख, तो हमें 80 एम में डिडक्शन मिल जाएगी। 550 लाख आया था, टैक्सेबल हुआ था, 250 की डिडक्शन मिल जाएगी, और एक फाइनल डिविडेंड दिया है 230 लाख का, जो कि नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर के नवंबर में दिया, यानी कि यार ये तो आपके जो आरओआई की ड्यू डेट है उसके बाद हुआ। और पहली बात तो एटीएम में आरओआई की ड्यू डेट नहीं, आरओआई की ड्यू डेट के एक महीना और पहले देखते हैं, यानी कि 30 सितंबर देखते हैं मैक्सिमम केसेस में। अगर फॉरेन कंपनी वाला भी है तो भी आपकी 31 अक्टूबर हो जाएगी, और ये ऑलरेडी इसने नवंबर में दिया था, लेट है ना, क्योंकि इतना लेट है तो 230 की डिडक्शन इसको एटीएम की अपना असेसमेंट ईयर 25-26 में नहीं मिलेगी, और यहाँ पे हमारा टैक्सेबल अमाउंट 300 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप देखोगे आंसर 300 लाख है। उसके बाद क्या बोलता है, एचओ के एक्सपेंसेस कितने मिलेंगे। अच्छा, एचओ के एक्सपेंसेस के बारे में कहाँ बात करी गई है, देखो एचओ के एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ बोला है कि 80 लाख की एटीआई है, उसमें से 18 लाख एलोकेट करे हैं एचओ ने एक्सपेंसेस के। अगर 18 लाख करें तो क्या मतलब है, कितने करते रहो, कोई फायदा थोड़ी ना है। हमारा जो सेक्शन 44 डी है वो कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही आपको क्लेम देंगे, यानी कि 80 लाख का 5%, 4 लाख का आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। ओके, इसके बाद बोला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटैट के पास अपील कर सकता है क्या कि अगेंस्ट सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोलता है ऑर्डर के बारे में। यहाँ पे है सर्वे हुआ था, उसमें अनडिस्क्लोज एसेट्स मिले हैं 90 लाख के। अच्छा, तो 90 लाख पे टैक्स कितना लगेगा, 78%, यानी कि 7.2 लाख। ठीक है, इसके बाद बोला है कि असेसी ने सीआईटी अपील में अपील कर दी थी, सीआईटी अपील के पास, और उन्होंने रिलीफ भी दे दी असेसी को, यानी एसएससी के फेवर में आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आ गया। डिपार्टमेंट इसके ऊपर कहां जा सकता है, सीआईटी अपील के ऊपर डायरेक्टली आपका आईटेट आता है। तो यही पूछा गया है कि क्या आईटेट के पास जा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए मॉनेटरी लिमिट्स आई थी हमारे पास नहीं, क्या आई है कि आईटेट के पास तभी जा सकते हैं अगर 60 लाख या उससे ज्यादा का आपका टैक्स बेनिफिट हो। ओके, हाई कोर्ट के पास 2 करोड़ के ऊपर ही जा सकते हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के पास 5 करोड़ या उसके ऊपर के टैक्स बेनिफिट के बाद दिए जा सकते हैं। यहाँ पे तो 70 लाख था, तो आईटेट के पास तो जा ही सकते हैं ना, 60 लाख से ऊपर है, तो यस, डन 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 डन।
केस सिनेरियो नंबर 32 देखते हैं। केस सिनेरियो नंबर 32 में यहाँ पे आप देखोगे एमसीक्यू पहला बोलता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम जो जीटीआई में इंक्लूड होगा ए के। ओके, तो यहाँ पे ए की ना हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं जिनसे डिविडेंड आया है, तो इसके बारे में हमें डिटेल दी है। परसेंटेज होल्डिंग का हमें कोई मतलब नहीं है डिविडेंड से। डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डेट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डेट सारी की सारी 25-26 में ही आ रही है, सीधी सी बात है, और कोई हमें इससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। अभी सारी की सारी इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड तो सारा सारा टैक्सेबल होएगा। ग्रॉस डिविडेंड दे रखा है, टोटल आ रहा है 15.2 लाख। यहाँ पे उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हुआ है, तो इसका टोटल आ रहा है 3.35 लाख हमें। लेकिन इसका सेक्शन 57 में सिर्फ और सिर्फ 20% तक डिडक्शन मिलेगा, यानी कि 3.4 लाख का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एटीएम वाली डिटेल्स दे रखी हैं, तो एटीएम के अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा ये 6 लाख और 7 लाख यानी कि 13 लाख सारा एटीएम में डिडक्टेबल है, ठीक है। लेकिन हमसे जीटीआई पूछा था, तो जीटीआई के लिए मैं एटीएम कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि एटीएम जीटीआई के बाद मिलता है टोटल इनकम निकालने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 15.2 में से 3.04 माइनस करता हूँ, तो मेरा आंसर 12.16 लाख आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब बोलता है एटीएम की डिडक्शन बताओ। एटीएम की डिडक्शन ऊपर देखी थी अभी, यहाँ पे 6 लाख और 7 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो एटीएम में 13 लाख की डिडक्शन आती। लेकिन क्योंकि जीटीआई में जो हमारा टोटल डिविडेंड है वो ही 12.16 लाख है, तो हम 12.16 लाख ही ले सकते हैं, 13 लाख ले ही नहीं सकते, एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, टैक्स लाइबिलिटी बताओ आकाश की। अभी आकाश कौन है, मैक्सिमम टैक्स सेविंग करानी है, ठीक है। आकाश यहाँ पे एक आकाश और आरव दो भाई हैं। आकाश उसमें से रेजिडेंट वाला है, रेजिडेंट की सैलरी 1 लाख पर मंथ है, यानी कि 12 लाख की सैलरी है, उसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 11.25 लाख सैलरी में हो गया, ठीक है। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे हमारा कि ये जो आकाश है इसके पास यहाँ पे कुछ शेयर्स हैं, उसका इसका डिविडेंड आया है, ठीक है। एक ही शेयर्स हैं, ठीक है। अभी जो डिविडेंड आया है, जो जुलाई 26 में आया है, वो तो 26-27 में टैक्सेबल होगा, तो उसको हमें अभी कंसिडर ही नहीं करना है यहाँ पे। हमें सिर्फ 60,000 कंसिडर करना है, और उस पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है 15,000 का, लेकिन वो भी वही 20% तक मिलेगा, 12,000 यानी कि 48,000 टैक्सेबल होगा। 48,000 टैक्सेबल होगा तो भी हमारा टोटल बनता है 11.73 लाख, जो कि 12 लाख से कम है। तो न्यू रिजीम में हमें रिबेट मिल जाएगी 87 ए की, और हमारा टैक्स नील आएगा। तो हमें ओल्ड रिजीम में चेक करने की जरूरत ही क्या है, जब नील टैक्स आ ही रहा है तो नील ही आंसर होगा। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा है आरव का, ठीक है। तो आरव के लिए क्या बोलता है यहाँ पे कि आरव जो है वो बाहर चला गया था कंट्री वाई में 2010 में, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फर्म में काम करता है, पार्टनर है, और पार्टनर को प्रॉफिट आता है वहां से 1,20,000 सीवाईडी का, और वो 25 ये है पर सीवाईडी। लेकिन अब एक चीज देखो, वहां पे कंट्री वाई में टैक्स नहीं लगता, नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स है वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। रेजिडेंसी की वजह से नॉट टैक्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। तो आप वो डीम्ड रेजिडेंट वाला तो यहाँ पे देखने मत लगना, ओके। दूसरी बात यहाँ पे बोला है 4 मंथ्स आता है, यानी कि 120 डेज और मोर तो आ ही रहा है वो इंडिया में, एवरी ईयर आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन जो हम देखते हैं 15 लाख वाली, कि 15 लाख या उससे ऊपर ही आपका अगर इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज होगा, तभी हम रेजिडेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन सोर्स जो कि बैंक ऑफ इंडिया में एफडी है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है 14 लाख, सॉरी 1 लाख कहां से देखें। एक चीज देखो, यहाँ पे आरव की भी होल्डिंग बता रखी है, तो आरव का जो इंडिया में टैक्स लगेगा 25-26 के लिए डिविडेंड के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ 90,000 पे लगेगा। हाँ, उस वो क्योंकि एनआर है, वो 20% वाला बेनिफिट लेगा, तो उसको 20,000 का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन 90,000 पूरा का पूरा टैक्स बोलेगा। फिर भी ये 14 लाख और 90,000, 14 लाख 90,000 होता है, ये 15 लाख से कम है, तो सीधी बात है आरव एनआर ही रहेगा, ठीक है। आरव की बात, आरव का रेजिडेंशियल स्टेटस एनआर रहेगा 15 लाख से कम की वजह से। अब टैक्स लायबिलिटी पूछिए आरव की, जो कि मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 14 लाख 50,000, 14 लाख और 90,000 है। 14 लाख स्लैब पे लगेगा, 90,000 पे 20% टैक्स लगेगा सीधे सीधे। स्लैब आप अगर न्यू रिजीम के हिसाब से देखते हो तो 90,000 उसका टैक्सेबल है, और उसमें 4% एचईसी ऐड करेंगे, 1,12,320 आ रहा है, यही हमारा आंसर है। अच्छा सर, आपने ओल्ड रिजीम तो चेक ही नहीं करी, कर ली मैंने 2 सेकंड में कर ली। कैसे कर ली, 10% से ऊपर 30% टैक्स लगता है, 14 लाख के ऊपर सीधे सीधे 4 लाख पे 30% टैक्स लगेगा, 1,20,000, और ये मेरा ऑलरेडी इतनी सी चीज ही मेरी अगर 1,20,000 से ऊपर है, तो एमसीक्यू के बेसिस पे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है इससे ज्यादा, मैं देख लूंगा, मुझे सीधा सीधे यही बेनिफिशियल लग रहा है, मैं ये मार्क कर दूंगा। मैं ओल्ड रिजीम पे पूरी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, टाइम सेव करूंगा। केस सिनेरियो नंबर 33 देखते हैं। इसमें ये छोटी केस स्टडी है, तो पहले यहाँ पे कहानी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि ये मिस्टर सुभाष है, रिटेलर है, और इसका टर्नओवर पिछले साल का 10.5 सीआर है, यानी कि ये 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। ये जनरली परचेज करता है कार एसेसरीज एंड कंपनी से। कार एसेसरीज एंड कंपनी डायरेक्टली इसको भी बेचती है, और तो और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बेचती है, carparts.com, ओके। अब इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली परचेज जो करी है कार पार्ट्स वाले से, उसकी डिटेल दी है, क्रेडिट की डेट दी है, पेमेंट की डेट दी है, वैल्यू दी है।
जीएसटी हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन एक जगह कर पाएंगे, आगे देखना अभी। हम क्या करते हैं, पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे अर्लियर डेट देखते हैं, तो यहाँ पे 3 केसेस में आपकी क्रेडिट की डेट अर्लियर है, एक केस में यहाँ पे पेमेंट की डेट अर्लियर है। ओके, और 50 लाख के ऊपर वाली वैल्यू पे डिडक्ट होता है टीडीएस, यानी कि इस पे तो नहीं होएगा, यहाँ पे 10 लाख पे होगा, यहाँ पे होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखो आप, यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होएगा सेकंड थर्ड वाले केस में, वो पेमेंट बेसिस पे होएगा। अब पेमेंट करते टाइम पे ना हमें जो टोटल अमाउंट पेमेंट करी होती है हमने, उस पे डिडक्ट करना होता है, यानी कि 25,37,000 पेमेंट करी है तो उसके ऊपर 0.1% डिडक्ट करना होगा, ना कि आपका 21,50,000 पे, क्योंकि उस समय तक हम यही मानते हैं कि इनवॉइस नहीं आया, आपको नहीं पता कितने वैल्यू का होगा, तो आप इसलिए पूरे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है, आगे भी कहानियां हैं, पहले चलो एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले मैं अप्रोच से चलूंगा जैसे एग्जाम में आपको करनी है। ठीक है ना, यहाँ पे फिर आपका टीडीएस, ये तो पेमेंट बेसिस पे है तो इसी पे डिडक्ट होगा। ओके, एग्जाम के अप्रोच से ही चल रहा हूँ मैं, इसलिए रुक गया क्योंकि मुझे तो याद है चलो आंसर्स, लेकिन एग्जाम अप्रोच से देखेंगे तो आपको पूरा रीड करना ही चाहिए। इन एडिशन इसने परचेज किया 12 लाख का, इंक्लूडिंग जीएसटी है 12 लाख का, और उसी से परचेज किया, लेकिन ये ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू किया, तो यहाँ पे तो आपका 194 ओ लगेगा, और वो 194 ओ में टीडीएस मिस्टर सुभाष को थोड़ी ना डिडक्ट करना, हमारे एसएससी को नहीं करना, वो तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला कार पार्ट्स वाला खुद ही डिडक्ट करेगा उस 12% पे, वो 12 लाख पे वो भी 0.1% डिडक्ट करेगा, तो उसकी हमें कुछ दिखने नहीं है। पैन वगैरह सब कुछ दे दिया है, जीएसटी पोर्शन वगैरह वगैरह सेपरेटली डिस्क्लोज है, फलाने वगैरह सब चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, टीडीएस बताना है कार एसेसरीज एंड कंपनी का, सुभाष को कितना डिडक्ट करना होगा। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले 45 लाख का तो नहीं होगा, उसके बाद जो 15 लाख है उसमें भी 10 लाख पे ही डिडक्ट होगा 0.1%, यानी कि 1000 रुपीज। किस दिन होगा, 18 को होगा। ओके, यहाँ पे देखो नो वाला तो बिल्कुल गलत है, यस में भी सबसे पहले इन्होंने 2500 दे दिया, बिल्कुल गलत है, 1000 ही रहेगा और डेट भी सही है, तो इन ए और सी में से कोई सा हो सकता है। उसके बाद क्या बोलता है, सेकंड के लिए, सेकंड जो हमारा कटेगा यहाँ पे 17 को पेमेंट बेसिस पर कट रहा है, तो हम 2537 काटेंगे, इसका 0.1% करेंगे, ना कि 21 लाख का। ओके, क्योंकि वही बात बताई थी, समझाया। अभी 2537 देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2537 ए वाले में है, बी वाले में इन्होंने क्रेडिट अक्रूवल बेसिस पे ही कर दिया है, यहाँ पे डेट सही है लेकिन उन्होंने अमाउंट गलत ले लिया, तो इसलिए बी सी वाला भी गलत हो जाएगा और ए ही हमारा आंसर होगा। आगे का मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है गलत है, वही एक ही ऑप्शन है, तो मैं वही रखूंगा, एलिमिनेट हो चुका है। इसके बाद बोला है मिस्टर सुभाष को ने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया होता इसी साल, तो फिर क्या आंसर चेंज होता ऊपर का। हाँ, अगर वो 10 करोड़ से कम, मतलब इसी साल इनकॉर्पोरेट होता तो पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम होता, और फिर 194 क्यों एप्लीकेबल ही ना होता, और अगर वो एप्लीकेबल ही ना होता तो फिर कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट करना पड़ता, यानी कि डी आंसर होता। तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे कि यस, डी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे कि आपका टीडीएस डिडक्ट करना होगा कार पार्ट्स वाले से अगर खरीदा है, तो कौन करेगा, ठीक है, और कितना करेगा। तो कौन करेगा, मैं सबसे पहली बात देखो यहाँ पे हमारा टीडी परसेंटेज देख लेते हैं, 0.1 डी वाला गलत है 1%। ठीक है, 12 लाख सही है, कलेक्ट टैक्स करना नहीं है तो बी भी गलत हो जाएगा, और तो और सुभाष भी डिडक्ट नहीं करेगा, टीडीएस जो है कार पार्ट्स वाला ही डिडक्ट करेगा, तो सी ही आंसर सही है यहाँ पे। ओके, इसके बाद क्या बोलता है कि अगर उसने पैन फर्निश ना किया होता तो फिर क्या रेट पर टीडीएस लगता है। एमसीक्यू 1 में, एमसीक्यू 1 पूछा 194 क्यू के बेसिस पे, 194 क्यू में 20% हो जाता क्या 1.1 का, नहीं, सीधे 20 नहीं होता, वो 5% होता है, तो हमारा आंसर ए आ जाता है। केस सिनेरियो नंबर 34 पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे बोलता है कि क्या नाइस और जाइलो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और क्यों। ठीक है, नाइस जाइलो के बारे में क्या बोला हुआ है कि नाइस जो है इसने जाइलो को ऑस्ट्रेलिया में लोन दिया है 2.5 करोड़ का, और इसकी टोटल एसेट्स ही 4.52 करोड़ है, यानी कि यार लोन जो है वो 50% और 51% और मोर का हो गया, तो ये इसलिए एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। एक और चीज बोलिए यहाँ पे कि 10 में से 5 डायरेक्टर्स वो नाइस ही अपॉइंट करता है। यार ये मेजोरिटी नहीं है ना, 50% है, मेजोरिटी बोलते हैं, यानी 50 से ऊपर होना चाहिए, 51% हो जाए लेकिन 50% नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 50% वाला क्राइटेरिया हमारा गलत हो जाएगा, नो तो गलत है ही क्योंकि एसोसिएट एंटरप्राइज तो है ही, तो यहाँ पे बोला गया 51% बुक वैल्यू वाला लोन की कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताना है ट्रायो का। ठीक है, अब उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे बोला गया है ट्रायो ने 3500 शेयर सेल करे हैं 102 के, यानी कि 3,57,000 के बनते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये थी, और एफएमवी 31 जनवरी 2018 की 90 थी, तो हम 90 कंसीडर करेंगे, उस हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 3,15,000, हमारा 42,000 का गेन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, यहाँ पे 42,000 का हमारा गेन आ जाएगा, ये दोनों तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई सा होता है। इसके बाद क्या देखते हैं, 12.5% लगेगा टैक्स 1.25 के एक्सीडिंग, यानी कि 42,000 पे कोई टैक्स नहीं है ना। यहाँ पे ये आंसर भी सही लग सकता है आपको कि हाँ यार 12.5% ही लगेगा, लेकिन आप देखो ये तो एक्सीडिंग लिमिट भी तो देखो ना, तो यहाँ पे हमारा 42,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद क्या बोला गया है, क्या करेक्ट रेमेडी अवेलेबल है, किस बारे में। यहाँ पे देखो ये डीआरपी वाला केस है कि
डीआरसी वाला 144C में हमारा ड्राफ्ट ऑर्डर आता है, उसके बाद हम आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर है, ये प्रेफर नहीं करता कि डीआरपी के पास जाऊं, ये कहता है कि हम ये बंदा अपना नाइस लिमिटेड जो है ये डीआरपी के पास ना जाके सीआईटी अपील में जाना चाहता है, ठीक है। तो क्या रेमेडी अवेलेबल है, ये डीआरपी के पास भी जा सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, और तो और ये सीआईटी अपील के पास जाके अपील भी फाइल कर सकता है। तो इसके पास दोनों के दोनों ऑप्शन है, सी आंसर आ जाएगा। केस स्टडी नंबर 35 पे आते हैं, यहाँ देखो ये भी छोटी है तो इसमें ये पढ़ लेते हैं पहले, लेकिन अब देखो पहले से ही यहाँ पे पता चल रहा है डेट्स बहुत है, नंबर्स बहुत हैं, और एसएससी का आप देखोगे आगे पता चलेगा रीड करते हुए कि एसएससीज भी 2-3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर वगैरह बहुत चाह रहे हैं ना, तो जब भी ऐसा हो एसएससी मल्टीपल्स हो, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके रखना है चीजों को। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कैसे मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है, बहुत रफ डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपको मेरे को पता चलता रहेगा कि हाँ ये चीज कौन सा एसएससी की है और कितना अमाउंट है, मैं हाथों हाथ कैलकुलेट करता चलूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मई को यहाँ पे एक कंपनी ने राइट इशू किए 1:10 रेशियो में, और एक बंदे के पास 50,000 शेयर्स थे ऑलरेडी, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स थे तो 1:10 के हिसाब से उसको 5,000 राइट्स मिलेंगे। इसमें बोला है 30% रिटेन किया, यानी 1,500 रिटेन कर लिया और बाकी रिनाउंस कर दी 15 के रुपीस पर राइट के, यानी कि 3,500 इसने रिनाउंस कर दिए। इसके लिए उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 52,500 का। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% पे टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 111 ए वाला नहीं है, ये नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। इस बाद इसमें ये है कि 50 रुपीस पर शेयर की इसकी एक्सरसाइज प्राइस है। आगे क्या बोला भाई, ये साहिल है और जिसको दिया है वो जय है, ठीक है। तो यहाँ पे साहिल की बात चल रही है अभी, तो ये साहिल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है। इसके बाद साहिल ने ही ट्रांसफर किए 10,000 शेयर्स 65 के, यानी कि 6.5 लाख से, और ये एक्वायर किए थे 2.38 लाख के, ठीक है। माइनस कर दिया तो 4.12 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया साहिल का ही। और मिस्टर जय ने भी, यानी कि ये मिस्टर जय ने ट्रांसफर कर दिए शेयर्स जो साहिल से परचेज किए थे, यानी कि यही जो एक्वायर किया था, और फिर राइट शेयर्स होते हैं, ये 80 के ट्रांसफर कर दिए शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा कितना आएगा, 80 के ट्रांसफर किए, -15 जो साहिल को दिया था, -15 जो कंपनी को दिया इशू के लिए, यानी 15 पर शेयर का इसका प्रॉफिट आया, इंटू 3500 करेंगे तो 52,500 का ये जय का है। ये इनकम जो है ये जय की आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि XYZ ने बॉट बैक भी कर दी, यानी बायबैक भी आ गया, ओके। बायबैक किया 200 पर शेयर में, यहाँ पे हमें इशू प्राइस वगैरह दिया, ये अभी हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि अब बायबैक की टैक्सेशन चेंज हो गई है, डीम्ड डिविडेंड लगने लगा है, जो भी बायबैक का अमाउंट होता है। जैसे कि यहाँ पे 200 पर शेयर है और साहिल के 6,250 शेयर से जो बायबैक हुए हैं, उनके हिसाब से इनका डीम डिविडेंड जो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 12,05,000 का डीम डिविडेंड आ जाएगा। और तो और ये 6,250 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 36.8 रुपीज दे रखी है पर शेयर, यानी कि 2.3 लाख आ गया टोटल। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा टोटल, क्योंकि एक्वायर जो किया था उस हिसाब से डेट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बनती है, 24 मंथ से ज्यादा बनता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे याद आएगा ये साहिल का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो साहिल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी तो था, तो इसको सेट ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा टोटल नेट जो बनेगा वो 1.82 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। इसके बाद बोलता है राहुल की बात आ गई। अब ऊपर जय था, ये राहुल तीसरा जना है, ठीक है, राहुल का बना दिया अलग से। इसमें क्या बोला है कि राहुल के 250 शेयर बायबैक हुए हैं, यानी कि डीम डिविडेंड तो 250 इंटू 200 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, और ये 250 शेयर उसको गिफ्ट इनहेरिट हुए थे फादर से, तो प्रीवियस ओनर की जो तो परचेज कॉस्ट होगी वो इसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, यानी कि 10 पर शेयर, जो कि 2020 था, यानी कि लॉन्ग टर्म। ये देखो शॉर्ट टर्म गलत लिखा हुआ है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा 2,500 रुपए का। बाकी बोला है सैलरी कंप्यूटेड जो है वो 12.42 लाख है, कंप्यूटेड लिखा है, यानी कि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन डिडक्शन वगैरह कुछ माइनस नहीं करना है, सीधे सीधे यही हमारा टैक्सेबल अमाउंट में घुसेगा। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि ये हमारे टोटल आ जाएगी, ठीक है। टोटल इनकम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे 50,000 तो डीम डिविडेंड है और 12.42 अपना सैलरी है, ये ऐड करके 12.92 आएगा। इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते बाकी किसी हेड से, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे। आगे क्या बोला, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे बोला अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो साहिल का टैक्सेबल होगा, ठीक है। साहिल के लिए हमने देखा था ना, साहिल का ये एरिया है और ये एरिया है कैलकुलेशन का। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 52,500 का आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आया वो नेट बना 1.82 लाख आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है टैक्स लाइबिलिटी बताओ साहिल की, ठीक है। साहिल के लिए हमने यहीं पे कैलकुलेशंस कर रखी थी, तो ये है इसका गेन, तो हमने ये वाला बता दिया, देख लिया है। इसके बाद यहाँ पे ये डिविडेंड भी है तो आप देखो 1.82 लाख की जो 112 के अंदर इनकम आई है, उसमें एक्सीडिंग 1.25 लाख में 12.5% टैक्स लगेगा, और बाकी जो इनकम थी अपने डीम डिविडेंड की, और तो और साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो राइट अनाउंस करके मिली थी, तो वो 13,02,500 आ रही है। उस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, उसमें 4% एचईसी ऐड करिए, तो फिर 85,800 का हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ गई है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ अभी यहीं पे,
कि अगर आपसे ग्रॉस टैक्स पेबल या टैक्स लायबिलिटी बोला जाए तो विदाउट टीडीएस हमें बताना होता है। देखो यहाँ पे डीम्ड डिविडेंड पे भी जो 12,50,000 का उसमें 1.25 लाख का अपना 10% टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, तो हमें यहाँ पे रिफंड ही आएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पे टैक्स पेबल पूछा ही नहीं है, टैक्स लायबिलिटी पूछा। तो जब टैक्स लायबिलिटी या फिर ये चीज पूछे तो फिर हमें विदाउट टीडीएस बताना है, और टैक्स पेबल या फिर नेट टैक्स पेबल करके पूछे तो यहाँ पे हमें आफ्टर टीडीएस वाला अमाउंट बताना है जो कि पेबल या रिफंडेबल होगा। इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, पूछते हैं टैक्स लायबिलिटी पूछिए मिस्टर जैकी। अच्छा, जैक ने और बताया कि सैलरी इनकम कंप्यूटेड जो है वो 4.25 लाख है। जैक ने तो हमारे से कितना ही एरिया आया था, यानी कि 52,500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे 20% का रेट लगेगा 111A में, क्योंकि ये शेयर्स के ऊपर है, ये राइट नहीं है, ये राइट शेयर्स हैं, तो शेयर्स आ गए यहाँ पे 111A लगेगा, तो 20% टैक्स इस पे हो गया। 4.25 लाख पे ओल्ड रिजीम बोला गया है, तो उस पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। और तो और अब यहाँ पे क्योंकि ये टोटल इनकम हमारी 5 लाख से कम बनती है ऑब्वियसली, तो फिर यहाँ पे हम रिबेट भी ले लेंगे 87A की अप टू 12,500, और हमारा बाकी का टैक्सेबल अमाउंट एचईसी ऐड करके आ जाएगा 7 टैक्सेबल अमाउंट सर टैक्स 7,020। ठीक है। इसके बाद क्या है, इनकम बायबैक से राहुल को कितनी हुई। अच्छा, राहुल कौन है, ये राहुल को इनकम बायबैक से ये हुई है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और डीम डिविडेंड हुआ है 50,000 का। यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और डीम डिविडेंड, ठीक है, बी आंसर हो गया। फिफ्थ में बोला है कंप्यूट टोटल इनकम और टैक्स पेबल राहुल का, उसने 115 बीएससी यानी कि न्यू रिजीम में लिया है। राहुल का हमने यहाँ पे टोटल इनकम निकाल लिया था ऑलरेडी 12.92 लाख, यहाँ पे हमारा 12.92 लाख में दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, बी और सी, तो बी और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ए और सी में से आंसर होगा। क्या आंसर होगा उसके लिए हमें टैक्स पेबल निकालना होगा। टैक्स पेबल हम निकालेंगे, देखो पूरा का पूरा स्लैब पे लगेगा, क्यों, क्योंकि सैलरी है स्लैब पे लगती है, डीम डिविडेंड है स्लैब पे लगता है, ये स्पेशल रेट वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, लेकिन उसकी इनकम भी तो होनी चाहिए स्पेशल रेट की, है ना। तो भैया यहाँ पे हमारा पूरा स्लैब पे लगेगा, न्यू रिजीम में है तो न्यू रिजीम के हिसाब से हमने 4% एचईसी ऐड करके 76,750 आंसर निकाल लिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमसे टैक्स पेबल बोला था और आगे लिखा हुआ भी आफ्टर डिडक्शन ऑन टीडीएस ऑफ टीडीएस, है ना, तो यहाँ पे हमने क्या निकालेंगे, यहाँ हम टैक्स पेबल बोला है तो हम आफ्टर टीडीएस निकालेंगे। 5,000 हमारा डीम डिविडेंड का टीडीएस होगा, तो हमारा 71,000 आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर ए होगा, सी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज और देखो, आप कहोगे कि यार ये जो सैलरी है आपकी, इतनी ज्यादा सैलरी है 12.42 लाख की, उस पे भी तो आपका टीडीएस आएगा ना, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। पहली बात तो ऊपर भी मेरे ख्याल से लिखा था कि यहाँ पे टीडीएस कटा नहीं था, है ना, राहुल का, तो इस वजह से हमने ये कंसिडर नहीं किया। ओके।